हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। बीपीएससी 134 जो कि ये सब्जेक्ट है और इसका एग्ज़ाम कल होने वाला है। मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही रिलेटेड है, बहुत ही करीब है, जो कि एकदम वीवीआई है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं उसी क्वेश्चन के बारे में जिक्र करूंगा और मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है। ये तो आप पहले से ऑलरेडी भी जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ सिंपल पेपर है जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका आंसर भी इसी वीडियोज़ में है, ठीक है। और ये एक पीडीएफ फाइल है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना भी चाहते हैं तो इस जो कि यहाँ पे टेलीग्राम क्यूआर का स्कैनर दे दिया गया है, इस पर आप स्कैन करके डायरेक्ट उस चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं आप। या जिस तरीके से नीचे में लिखा गया है ऑल स्टडी पॉइंट, इस तरीके से आप टेलीग्राम पर लिख करके सर्च मारिएगा तो ऐसा ही जिस तरीके से यूट्यूब पे लोगो है वैसा ही लोगो टेलीग्राम पे आएगा। वहाँ से आप उसे ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप अपने एग्ज़ाम में 100 मार्क्स लिख करके आ सकते हैं। ये फुल्ली गारंटी है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। इसमें सिंपल पेपर है। ये मैं वीडियोस बहुत शॉर्ट बताऊंगा, मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करूंगा बस, जो कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। उसके बाद में मैं इस पीडीएफ को आपको दे दूंगा। चलिए हम बात करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिवर्तित स्वरूप और तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या है। तीसरा है पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। चौथा है नव यथार्थवाद के मुख्य तर्क और सामान्यताओं का वर्णन करें। चौथा है 5वां क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था उपागम का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर के निर्भरता सिद्धांत के विभिन्न संस्करणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। एक मैं ज़रूरी बात बता दूं कि अगर इसके पहले मैंने एक बीपीएससी 134 का बुक का पूरा एक्सप्लेन किया है, 1 घंटा 34 मिनट का वो वीडियोज़ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप अभी जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप जस्ट अभी देख लें, ताकि आप उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और उसमें उसी क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया गया है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, राइट। चलिए हम अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 7 नंबर की, कि रचनावाद की प्रमुख मान्यताएं समझाइए। और 8 नंबर है उत्तरस्थित युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिए, ठीक है। और उसके बाद निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला क्या है, चीन की अर्थ शक्ति। दूसरा है आपका वैश्विक शांति में यूएन की असफलता। और तीसरा है निर्भरता विकास स्कूल। और चौथा है आपका राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, ठीक है, राष्ट्रीय शक्ति में तत्व। इस तरीके से ये सैम्पल पेपर 1 था, वो ऐसे ही यहाँ पे सैम्पल पेपर 2 भी दे दिया गया है। आप इसके क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा तो वीडियोस लंबी होगी, इसलिए वीडियोस को शॉर्ट करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आपके सामने इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, राइट। ये सैम्पल पेपर है। अब आगे हम बढ़ेंगे, जो कि इसका आंसर भी इसी में दिया गया है। आप वीडियो के साथ एकदम बने रहें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए नारीवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इस तरीके से अलेक्जेंडर वेंट के व्यवस्था उपागम की विशेषताएं बताइए। इस तरीके से विश्व बैंक, IBRD, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और आपका सैम्पल पेपर यहाँ पे 4 दे दिया गया है। और यहाँ पे ये पेपर आपका 3 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है। इसमें 8 या 9 प्रश्न पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि इसमें 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका सैम्पल पेपर। अब हम बात करते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस है उसके बारे में। पहला इम्पोर्टेंट है कि यथार्थवाद, ठीक है। ये जो यथार्थवाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब यथार्थवाद को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पिछले वीडियोज़ में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में यहाँ पे ये PDF है, इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ करके समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि यथार्थवाद का कहना यह, यानी कि वो मानना यह है कि राष्ट्रों के माध्यम वैमनस्य और द्वंद्व किसी न किसी रूप में सदैव मौजूद रहते हैं। जिस प्रकार निजी हित वैयक्तिक आचरण को संचालित करता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय हित राष्ट्र राज्यों की विदेश नीति को संचालित करता है, ठीक है। इस तरीके से निरंतर द्वंद्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता है और यही द्वंद्व सीधा सत्ता संघर्ष का परिणाम भी है, ठीक है। यहाँ पे जो कि हंस मोर गेन
थाउ ने राजनीतिक यथार्थ के 6 सिद्धांतों को उजागर किया है जो ये बताते हैं कि राज्य कैसे काम करता है। और ये सिद्धांत कौन है, तो यहाँ पे देखिए दे दिया गया है आपका। पहला है कि राजनीति उद्देश्य कानूनों द्वारा शासित होती है जिनकी जड़ें मानव स्वभाव से निहित होती है, ठीक है। दूसरा कारण यहाँ पे दे दिया गया है और तीसरा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चौथा भी दे दिया, पांचवा और छठा दे दिया गया है। और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, नव यथार्थवाद के बारे में आ सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लें और बहुत आसान लैंग्वेज में है, आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। उदारवाद के बारे में बीपीएससी 133 में क्वेश्चंस पूछ चुका है और इसमें तो मुझे उम्मीद नहीं कि इसमें उदारवाद से क्वेश्चंस पूछेगा, मे भी अगर पूछ देगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नारीवाद की, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नारीवाद की ये जो है आपका नारीवादी, ये नारीवादी जो है ये 1960 के दशक में यूरोप में प्रकट हुआ, उजागर हुआ, जहाँ महिलाओं ने विचार प्रकट किया कि वे जीव विज्ञान में अंतर के कारण अधीनस्थ है और उन्होंने महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमिका को चुनौती दी और इस बात पर बल दिया कि वे भूमिकाएं जो हैं वो स्वाभाविक नहीं है। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि महिलाओं के अनुभवों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से बाहर रखा जाए, ठीक है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, राइट। इसी का आंसर यहाँ पे भी दे दिया गया है। एक यहाँ पे छोटा पॉइंट यहाँ पे दे दिया संरचनावाद, ये में भी आ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में या 10 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। हालांकि और देखते जाइए यहाँ पे एक है हरित राजनीति, ये छोटे छोटे पॉइंट है, बस इसको आप सिर्फ एक मरतबा रीड कर लेंगे समझ में आ जाएगा। सामाजिक रचनावाद, ठीक है। चलिए यहाँ से वो ख़त्म होता है और यहाँ पे एक छोटा पॉइंट है उपनिवेशवाद, ठीक है। इसको आप देख लेंगे बस। चलिए यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ से बात आती है यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यथार्थवाद की अवधारणा को समझाइए, ठीक है। अब देखिए यथार्थवाद के लिए जो एक इंग्लिश में वर्ड आता है वो रियलिज्म है। क्या है? रियलिज्म, ठीक है। रियल शब्द ग्रीक भाषा के रीस शब्द से बना है जिसका अर्थ है वस्तु। यहाँ तक क्लियर हो गया, जिसका अर्थ क्या है? थिंग्स, वस्तु, ठीक है। रियल का अर्थ होता है वस्तु संबंधी। यही कारण है कि यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व में संबंधित एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु सत्य है और प्रत्यक्ष है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप इसे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे काम चला सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ करके और ये पीडीएफ फ्री में आप ले सकते हैं। उदारवाद क्या है? हालांकि इससे क्वेश्चन से पूछने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसको इसमें ऐड कर दिया है ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। उदारवाद क्या है? उदारवाद के प्रमुख विषयों की व्याख्या करें, ठीक है। बीपीएससी 133 में इसके रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ये वीडियोस लंबी ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। मार्क्सवाद के बारे में भी क्वेश्चंस पूछा गया था आपके बीपीएससी 133 में, जो कि मैं पिछले वीडियोस में जो बीपीएससी 133 का जो मैंने पॉइंट बताया था वही पॉइंट से उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। इसके पहले भी मैंने कितनी वीडियोस बनाए हैं सब्जेक्ट के, वो जा कर के आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट होता है वीवीआई होता है वही क्वेश्चंस बना देता हूँ ताकि डायरेक्ट आप इस एग्जाम में उसे टकरा जाता है। आप जा करके चेक भी कर सकते हैं, राइट। डिस्क्रिप्शन में सब सब्जेक्टों का लिंक दे दिया गया है। चलिए मार्क्सवाद सिद्धांत की व्याख्या करें, ये आपका क्वेश्चन है। मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत ऐसे प्रतिमान है जो कि राज्य संघर्ष अथवा सहयोग के वास्तविक उदारवादी दृष्टिकोण को नकार कर आर्थिक और भौतिक पहलुओं को सर्वाधिक महत्व देते हैं। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ यह उजागर करने का प्रयास किया गया है कि कैसे अर्थव्यवस्था अन्य कारकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंट होती है। इसी तथ्य के आधार पर सिद्धांत का अध्ययन आर्थिक वर्ग पर आधारित होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट इसे आप देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या है? ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। शक्ति के विभिन्न तत्व होते हैं। इन्हीं तत्वों को कई बार शक्ति के निर्धारक तत्व भी कहा जाता है, परंतु ऐसा कहना अनुचित है, ठीक है। क्योंकि शक्ति के तत्व जो है वो शक्ति के तत्व अपने आप में शक्ति नहीं है, यानी कि आपूर्ति उनका होना शक्ति प्राप्त करने के सहायक होता है। इन तत्वों के संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। पहला कौन है? तो सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
तथा परस्पर निर्भरता रखते हैं। दूसरा, इन तत्वों को वस्तुनिष्ठ रूप में मापना कठिन होता है, उनके संबंध में अनुमान ही लगाया जा सकता है। ठीक है, ये माप नहीं सकते, अनुमान ही लगाया जा सकता है। तीसरा है कि इनकी सही मात्रा में आकलन इसलिए असंभव नहीं हो सकता, क्योंकि ढांचागत एवं तकनीकी परिवर्तनों के कारण इनमें भी बदलाव संभव है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे और देख सकते हैं, और इसी का आंसर अभी ये सब यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, ये उसी का आंसर है अभी। ठीक है, चलिए मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। चलिए ये हो गया, इसी का आंसर इस साइड में भी दे दिया गया है, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है इसलिए दे दिया गया है। ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीय हित के घटक क्या हैं? तो इसे आप अच्छे तरीके से देख लें और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शक्ति संतुलन क्या है? सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का विवेचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, देखिए किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने में सामूहिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्थित है। सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था शक्ति प्रबंधन का एक अंतर्राष्ट्रीय साधन भी है, और यह भी राष्ट्र शक्ति पर नियंत्रण रखती है। सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के उद्देश्य के सिद्धांत पर आधारित है। सामूहिक सुरक्षा जो कि इस सिद्धांत के अंतर्गत किसी एक राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल सभी से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए इस अवधारणा की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं जो कि यहाँ पे दे दिया गया है पॉइंट नंबर 7 तक। और देखिए सैद्धांतिक रूप से इस व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं, इसी में इसका विशेषता भी दे दिया गया है। तो आप इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है कि क्या बोलते हैं, क्वेश्चन अगर पूछता है कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा या विवेचनात्मक मूल्यांकन करें या सामूहिक सुरक्षा की विशेषताएं बताएं, ठीक है, इस तरीके से, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है? पुनर्जागरण, ठीक है, तो देखिए पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जाग जाना। ठीक है, पुनः तो आप जानते हैं, पुनः मीन्स फिर से जागना, और जागरण मीन्स तो जागना। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि पुनर्जागरण का अर्थ है कि फिर से जाग जाना या जीवित हो जाना। यह शब्द फ्रांसीसी भाषा के रीनेसा शब्द से उत्पन्न हुआ है। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू में यूरोपीयवासियों ने मध्यकाल की निर्जीव एवं मृत प्राय प्राचीन रोम और यूनानी सभ्यता को पुनर्जीवित कर प्रतिष्ठित करने के जो प्रयास किए उसे ही इतिहास में पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। और पुनर्जागरण की परिभाषाएं देखिए बहुत जो विद्वान हैं अलग अलग, वो सब अपने अपने भाषा में परिभाषा देते हैं। देखिए जैसे कि सोबाइन के शब्दों में पुनर्जागरण एक सामूहिक अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग मध्यकाल के अंत में और आधुनिक युग के आरंभ के समय दृष्टिगोचर सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया गया था। ठीक है, फिशर का मानना है कि मानवतावादी आंदोलन का प्रारंभ यानी कि शुरू धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, स्थापत्य एवं चित्रकला का नया स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छापे खाने का आविष्कार इत्यादि विशेषताओं को सामूहिक रूप से सांस्कृतिक जागरण कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। पुनर्जागरण की विशेषताएं इसी में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये उनकी विशेषताएं हैं सब ये। अब यहाँ पे आया है प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या करें। ठीक है, अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। ठीक है, ये सब जानते भी हैं। यह 1914 से शुरू होकर के 1918 तक चला था, 4 साल ये चला था। इसके कारण निम्नलिखित थे। क्या क्या कारण थे? तो उग्र राष्ट्रीयता, जो कि फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने राष्ट्रीयता की भावना को उग्र बना दिया। प्रत्येक राष्ट्र अपने विस्तार, सम्मान और गौरव की वृद्धि के लिए दूसरे देशों को नष्ट करने की भावना रखने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, दूसरा कारण ये था कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच साम्राज्यवादी प्रति स्पर्धा, जो कि जर्मनी की इंग्लैंड के बराबर उपनिवेश पाने की चाहत थी, और उसके द्वारा युद्धपोत इम्परेटर तथा कील नहर के निर्माण ने जर्मनी व इंग्लैंड को एक दूसरे का
प्रतिद्वंदी बना दिया। इस तरीके से इसके कई कारण यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण निम्नलिखित थे। तो पहला था कि वर्सेल्स की संधि। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। जर्मनी को वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानते हुए उस पर क्षतिपूर्ति का आर्थिक दंड लगाया गया। ठीक है, जर्मनी के प्रमुख खनिज जो कि औपनिवेशिक क्षेत्र को अपने अधीन किया गया था तथा उसे सीमित सेना रखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। ठीक है, इस तरीके से इसके कारण बहुत हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी, फांसीवाद का उदय, ये सब उसी का कारण है। कौन? सेकेंड वर्ल्ड वार के। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है यथार्थवाद और उनके निहितार्थों की मुख्य धारणाओं का वर्णन करें। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। राइट, चलिए अगला एक यहाँ पे क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ, शास्त्रीय यथार्थवाद के सिद्धांत की व्याख्या करें। ठीक है, तो इसे भी आप देख लेंगे, शास्त्रीय यथार्थवाद के सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था उपागम। ये एक अलग यूनिट है और इसमें हम उपागम के बारे में, सिस्टम के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था उपागम। ठीक है, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए सिर्फ ये पीडीएफ है। इसे आप अच्छे तरीके से, इसमें अच्छे तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स जो कि बहुत आसान वर्ड्स से ये इसको बना करके और इसका आपको सामने लाया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ करके देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, मार्टिन कपलान का व्यवस्था उपागम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। दूसरा है केनेथ वाल्टर्स। दूसरा है केनेथ वाल्टर्स। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है, इसे देख लेंगे आप, सिस्टम का उपागम। चलिए अगला है अलेक्जेंडर वेंट का व्यवस्था उपागम, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसे भी आप देख लेंगे। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इमैनुअल वॉलरस्टीन का व्यवस्था उपागम। ठीक, अगला है निर्भरता सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, वैसे तो यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1950 के दशक से विद्यमान है। ठीक है, और परंतु 1970 के दशक से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। इस काल के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु राजनीतिक आर्थिक तत्वों में संबंध पर अधिक बल दिया जाने लगा है। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थकों में पॉल स्वीजी, हैरी मैंडगॉफ, आंद्रे गॉन्डर, फ्रैंक, इस तरीके से करके ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए इसे आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे निर्भरता सिद्धांत के प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में रचनावाद से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, रचनावाद कहिए या रचनावाद क्या है, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में रचनावाद से आप क्या समझते हैं, या रचनावाद के रिलेटेड से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ये आंसर लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रचनावाद की प्रमुख धारणाएं क्या हैं, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि रचनावादियों का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सही समझ केवल भौतिक सीमाओं के दायरे में होने वाली तर्कसंगत आयन या क्रियाओं की से ही नहीं प्राप्त की जा सकती है, और न ही उन्हें संस्थागत सीमाओं के भीतर जांचने से
काम चल सकता है। ठीक है, रचनावादियों के अनुसार संप्रभु राज्यों के मध्य बनने वाले संबंध केवल उनके स्थिर राष्ट्रीय हितों पर ही आधारित नहीं होते हैं। ठीक है, इससे आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। अब शीत युद्ध के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप यही आंसर लिख दीजिएगा तो आपका मार्क्स मिल जाएगा। चलिए, शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन इसका आंसर बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरे आंसर को ऐड करना पड़ता है। अब ये एक क्वेश्चन 20 नंबर का दे देता है तो कम से कम 2.5 पेज 3 पेज तो लिखना एकदम अनिवार्य होता है। नौ शीत युद्ध पर एक टिप्पणी लिखें। 1970 के दशक का तनाव शैथिल्य उस समय समाप्ति के कगार पर पहुंच गया जब दोनों महाशक्तियों के मध्य पुनः आलोचनाओं प्रत्यालोचनाओं एवं शस्त्र प्रतिबद्धता के दौर में तीव्रता आई। ठीक है, हिंद महासागर के संबंध में मतभेद, अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन के अधीन विदेश नीति में परिवर्तन, इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, शीत युद्ध के अंत के प्रयासों का वर्णन कीजिए, इस तरीके से आप इसे भी देख सकते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीयता की अवधारणा की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसमें पॉइंट पहला एक ध्रुवीय व्यवस्था, दूसरा है इसमें द्विध्रुवीय व्यवस्था और तीसरा इसमें बहुध्रुवीय व्यवस्था। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, आप ब्रिक्स के बारे में इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यूरोपीय संघ, ये भी आ सकता है 10 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, यूरोपीय संघ यहाँ तक तो दे दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्तियों के विभिन्न प्रकार और स्तरों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यानी कि जो अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्तियों के विभिन्न प्रकार, यानी शक्ति के कितने जो प्रकार होते हैं, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से दो होते हैं, एक कठोर शक्ति, एक नरम शक्ति। कठोर शक्ति यहाँ पे दे दिया गया है और फिर इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे नरम शक्ति भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे अच्छे तरीके से। वैश्वीकरण की विशेषताओं पर चर्चा करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वैश्वीकरण तो आप जानते भी हैं। चलिए, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? ठीक है, इसे आप देख सकते हैं, इसका सब आंसर ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों हुई? अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप जो क्वेश्चंस आएगा आप उसे इसमें से भी आंसर आप लिख देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये आंसर है सर। मैं बहुत इसके पहले वाला जो वीडियोस था ना उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ, इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और ये पीडीएफ फाइल है, इसे आप आराम से पढ़ करके आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ की भूमिका की संक्षिप्त व्याख्या करें। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। यूरोपीय संघ जो है यहाँ पे भी डिटेल्स में मैंने इसको ऐड कर दिया है। यूरोपीय संघ के बारे में वहाँ पे थोड़ा सा दिया गया था, यहाँ पे मैं पूरा इसका डिटेल्स दे दिया हूँ। यूरोपीय संघ है क्या, इसे समझाइए। यूरोपीय संघ के बारे में जो अभी क्वेश्चन आए आप इसे लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो कि विश्व बैंक की संरचना एवं इसके कार्यों का वर्णन करें। इसमें विश्व बैंक है क्या, इसका संरचना क्या है और इसके कार्य क्या हैं, सब एक ही क्वेश्चन में ऐड कर दिया गया है। अलग अलग क्वेश्चन था लेकिन मैंने इसको एक में ही ऐड करके इसे कर दिया है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना और इसके कार्य का वर्णन कीजिए। देखिए 3 क्वेश्चन इसमें है। पहला है विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, दूसरा इसकी संरचना क्या है और इसका तीसरा इसका कार्य क्या है।
ठीक है, इन सब के बारे में इसमें देखिए। अब देखिए 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, जिसका कार्य विश्व के देशों के मध्य होने वाले व्यापार का नियमन तथा संचालन था। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच में व्यापार संबंधी नियमों को बनाता है, ठीक है। इसके मूल में वे विश्व व्यापार संगठन की संधियां हैं जो विश्व के व्यापारिक देशों के द्वारा की गई तथा जिन पर उनके संसदों द्वारा सहमति प्राप्त है। इसका उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादकों, निर्यातकों तथा आयातकों के मध्य व्यापार में सहयोग करना है, ठीक है। चलिए, विश्व व्यापार संगठन विशेष रूप से एक ऐसा संगठन है जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं वाले सरकारों को वार्ता और व्यापारिक संधियों के लिए उदार मंच प्रदान करता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय संगठनों के विकास का पता लगाएं, ठीक है। अब क्षेत्रवाद के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे और इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्षेत्रीयता के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जगह था तो, ठीक है। एक पॉइंट मैंने इसमें इम्पोर्टेंट ऐड कर दिया है, नौ क्षेत्रवाद, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका BPSC 134 का VVI क्वेश्चंस। अगर आप इस वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लेते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और तो आप अपने एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को शेयर भी करें। जहां जिस लड़के के पास स्टडी मटेरियल नहीं है उन्हें बताएं कि ये इस तरीके का जो स्टडी मटेरियल है यहाँ पे है और इसका PDF फाइल आपको फ्री में मिल जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे थी हैं जिस पे बहुत सारे कंडीशन लगाए रखे होते हैं, लेकिन मेरे पास इसका कोई कंडीशन नहीं है। टेलीग्राम से जुड़िए और फ्री में इस PDF को लीजिए और अपना एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल कीजिए, राइट। मैंने इसके पहले भी कई सारे वीडियोज़ बनाए थे, उसमें भी कितने क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस तो लड़ भी गए हैं। आप कमेंट भी जा करके पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं और उसके बाद में छोड़िए अब क्या जिक्र किया जाए। चलिए तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो कि अब और इसका कल एग्ज़ाम आप दीजिए। बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम, ठीक है, राइट, ओके।